सभी को नमस्ते, वेलकम टू फिनोवा अकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 7 जून को जो एचपीपीएससी सेट जो है वो होने वाला है। तो उसी के चलते जो है आज की जो वीडियो है वो होने वाली है मोस्ट एक्सपेक्टेड हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सेट पेपर 1 के एमसीक्यूज़। और ये एमसीक्यूज़ जो है वो आपको एग्ज़ाम में जो है वो देखने को ज़रूर मिलेंगे। इनमें से कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में पहले से हैं तो आप हमारे चैनल को जो है वो शेयर करें, हमारी वीडियोस को उनके साथ शेयर करें जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। और इसके अलावा जो है अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें फिनोवा अकेडमी। इसके अलावा जो है हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है फिनोवा अकेडमी से नाम से, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां आप जाके जो है टेलीग्राम पे जाके जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे जो है आप इनकी पीडीएफ फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है अंशुल पंचकरण और मैं एचपीपीएससी सेट और यूजीसी नेट जेआरएफ हूं कॉमर्स में, और ये मेरा पेपर जो है वो क्वालिफाई है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें। और ये एमसीक्यूज जो है मैंने हर एक यूनिट से रखने की कोशिश की है। इसमें मैंने डीआई और आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो नहीं लिया है और लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं ली है। उसके अलावा जो है वो आपको सारी यूनिट्स के जो है एमसीक्यू जो है वो देखने को मिल मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है जैसे एमसीक्यू आपके पास आएगा पहले पहले आप उसे खुद सोल्व करें और उसके बाद जो है वीडियो को पॉज कर दें, उसके बाद जो है आंसर्स देखें। और इस एमसीक्यू सीरीज में मतलब आपके पास हमारे पास जो है वो 30 ऑलमोस्ट 25 to 30 एमसीक्यूज होंगे। तो उसमें अगर आप 20 से अब स्कोर करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी है और आपके एग्जाम के क्लियर होने के चांसेस जो है वो हाई है। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हो रहे हैं। अब हो सकता है कि कुछ को जो है ये ऐसा लगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं या जो हमारी प्रीवियस वीडियोस में है कि वो थोड़े इजी हैं, बट वो इजी नहीं है। एग्जाम में अक्सर जो है आपसे क्वेश्चंस जो है ना वो इजी टू मॉडरेट लेवल तक ही पूछते हैं और बड़ा रेयर होता है कि मॉडरेट टू हाई क्वेश्चंस पूछते हैं, और मॉडरेट टू हाई क्वेश्चंस होते कम है। तो हमने जो बेसिक ये रखा है कि आप जो है पहले जो है बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने अच्छे से सीख जाएं कि मतलब वो गलत ना हो आपके। और जो मॉडरेट टू हाई हो जाते हैं वो जो क्वेश्चन है वैसे भी रखे हैं हमने इस सीरीज में भी, तो वो थोड़े होते हैं और बाकी मिक्सचर होता है क्वेश्चंस का। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन पे जो है कमेंट कर सकते हैं और हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज, कि वो कौन सा सबसे बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है जब आप टेक्नोलॉजी का एक्सेसिव यूज करते हैं एजुकेशन में। तो आपके ऑप्शन हैं एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, सेकंड ऑप्शन है आपका रिड्यूस्ड एक्सेसिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड्स, इंप्रूव्ड क्लासरूम, और फोर्थ ऑप्शन है आपका इंक्रीज टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। तो आंसर जानने से पहले जो है आप इसको पोज कर दें और क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, और जब आपको लगे कि ये आंसर है इसका तब जो है वो वीडियो जो है वो फिर आप पोज से हटा दें। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस्ड एक्सेसिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड्स। कि जो लो इनकम है जिन स्टूडेंट्स की ना, उनका बैकग्राउंड जो है वो लो इनकम से रिलेट करता है, तो उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है कि जो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं वो कम हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है उसका सही हो जाएगा, ये मेजर डिसएडवांटेज है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है आपका। और क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोशल गोल ऑफ एजुकेशन, इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशन का सोशल गोल है। लिमिटिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, encouraging competition among students, developing a sense of cooperation and responsibility, promoting individualism with regard for others। अब जहाँ पे क्वेश्चन में जो है सोशल की बात हुई है, तो लिमिटिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ये तो नहीं होगा। इनकरेजिंग कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना इंकरेजिंग कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स ये नहीं है, ये भी रिलेट नहीं कर रहा है। इसके अलावा प्रमोटिंग इंडिविजुअलिज्म की बात आ गई तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है डेवलपिंग ए सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कि एग्जाम में ना आपको ऐसा हो सकता है कि आपको सारे के सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो सही लगें
और हो सकता है वो आपके क्वेश्चन के साथ रिलेट भी करें। बट एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि यूजीसी का नेट का एग्ज़ाम हो या एचपीपीएससी का सेट का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे जो है आपने उस क्वेश्चन या के आंसर को टिक करना है, उस आंसर को टिक करना है जो सबसे ज़्यादा वेटेज दे रहा हो, मतलब जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाइज़ भी और उस क्वेश्चन के बारे में सबसे ज़्यादा बता रहा हो। बाकी भी बता रहे होंगे लेकिन उनमें परसेंटेज कम होगा, तो उस हिसाब से जो है वो आपने आंसर देना है कि जिसकी वेटेज ज़्यादा है, जिस आंसर की वेटेज ज़्यादा है वो है आंसर, ठीक है? बाकी आंसर्स हो सकते हैं कि वो सारे रिलेट कर रहे हो आपस में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स ऑफ लर्निंग? तो कौन से वो जो है फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं लर्निंग पर? गवर्नमेंट पॉलिसी, मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, फिजिकल फैसिलिटीज। अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड बना हुआ है और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए होंगे ए बी सी, बी सी डी ई, सी डी ई, ए बी ई। तो इनमें से जो है आपने चुनना है, ठीक है? तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे ईजी है वे है, सबसे पहले आप देखिए कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है। अगर चारों में कोई चीज़ कॉमन है, जैसे मान लो ए इसमें भी, ए इसमें भी, ए इसमें भी, ए इसमें, तो ए इसमें ही ट्रू है आपका, ठीक है? इसके अलावा जो है आपने मेनली क्वेश्चन को बार-बार पढ़ना है। आपने तभी इन आंसर्स को देखना है। तभी आपने इन आंसर्स पे जाना है। पहले आपने क्वेश्चन को समझना है। अगर आप क्वेश्चन में जल्दबाजी करेंगे और सीधा आंसर्स पे जाएँगे, एमसीक्यूज़ पहले ही मन बना लेंगे ना, तो आपका एमसीक्यू ठीक नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को बार-बार पढ़ना है। जैसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स ऑफ लर्निंग? तो इन्फ्लुएंस कौन करता है सबसे ज़्यादा? कौन-सा वो फैक्टर है जो लर्निंग को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है? अब देखा जाए तो ये सारे ही करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो वेटेज जो सबसे ज़्यादा सही है, वही आपने आंसर चुनना है। गवर्नमेंट पॉलिसी बात करूँ, हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसी प्रभाव डालती है लेकिन इतना नहीं डालती है, ठीक है? इसीलिए ऑप्शन ए को हम नहीं लेंगे। मोटिवेशन की बात करूँ, हाँ, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए, लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एप्टीट्यूड की बात करूँ, हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ भी, क्योंकि आप जो है सीख रहे हैं, तो अगर आपका एप्टीट्यूड लेवल जो है वो सही नहीं होगा, ये तो आप सीख नहीं पाओगे। तो एप्टीट्यूड फैक्टर जो है वो भी बहुत ज़्यादा लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद जो बताऊँ, इंटरेस्ट, हाँ, इंटरेस्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो आपसे रिलेट कर रहा है। ये प्राइमरी फैक्टर्स हो गए, मोटिवेशन हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सी, डी। अब ई फिजिकल फैसिलिटीज भी जो है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारी लर्निंग को, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, मतलब ये सेकेंडरी हो बोल सकते हैं इसको, लेकिन मोस्ट बोला है, मोस्ट, तो मोस्ट में मोटिवेशन, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट आएगा, तो इसका बी सी डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपने क्वेश्चन से आंसर तक पहुंचना है। पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद उसके ऑप्शंस को भी समझना है कि मतलब अगर मैं गवर्नमेंट पॉलिसी को गलत कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, खुद में ही रीजन देना है। उसके बाद जो है आपने आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन, कि जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कंसाइज आउटकम्स, एकेडमिक अचीवमेंट या इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इंटेंडेड लर्निंग के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? कि इसमें सिंपल इंटेंडेड लर्निंग के बारे में ये बताते हैं कि जो हमारे डिफरेंस बताता है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं और उसकी क्या आउटकम आ रही है, मतलब जो हमारे लर्निंग करवाने से पहले के जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे और आउटकम्स क्या आती है कि लर्निंग करवाने के बाद जो आउटकम आती है, तो उन दोनों को डिफरेंशिएट करने का काम जो है वो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स उसको बोलते हैं। बाकी आप ये सारा पढ़ सकते हैं, आपकी ये पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो मिल जाएगी फिनोमा अकेडमी में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ, व्हाट शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? टीचिंग का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन, हाँ, ये भी है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादा वेटेज नहीं डाल रहा, इसीलिए गलत हो जाएगा। टू डिक्टेट गुड नोट्स, ये भी कुछ खास मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है ऑब्जेक्टिव टीचिंग का। प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, हाँ, ये भी ज़रूरी है, लेकिन मतलब मेन नहीं बोल सकते। हाँ, इसमें ये है कि हाँ, आप इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करोगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन ये भी मेन नहीं है। टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ बिल्कुल, कि हमने टीचिंग करके जो है डेवलप करनी है थिंकिंग पावर स्टूडेंट्स की। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव इन सबको कवर करके लेके चला है कि ये सारी चीज़ें इसमें ही जो है वो आ रही है, तो ये मेन है, तो इस हिसाब से आपने आंसर की तरफ जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आप बताइएगा कि 5 में से टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब आ जाते हैं हम रिसर्च पे।
रिसर्च का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा बिब्लियोग्राफी। आपने बहुत बार सुना होगा बिब्लियोग्राफी, गिवन इन रिसर्च रिपोर्ट। तो उसको क्या कहते हैं, बिब्लियोग्राफी होती क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर। क्या ये वास्ट नॉलेज बताता है रिसर्चर के बारे में। या बी हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, ये उनकी मदद करता है जो फर्दर मतलब फ्यूचर की रिसर्च में इंटरेस्ट हो करने में। या उससे आगे वाला ऑप्शन हमारा सी हैज़ नो रेलिवेंस टू रिसर्च, या तो ये रेलिवेंस ही नहीं है, रिसर्च के साथ इसका कोई लेना देना ही नहीं है। या डी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। ये उन रिसर्चर्स की मदद करता है जो फ्यूचर में जो है इसी से रिलेटेड जो है वो कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो माफी चाहता हूँ थोड़ा। तो बिब्लियोग्राफी क्वेश्चन वाले पे पहुंचे थे हम। तो बिब्लियोग्राफी गिवन इन रिसर्च रिपोर्ट, तो वो क्या बताता है, हेल्प दोज हु इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। तो उन रिसर्चर्स की मदद करता है जो फ्यूचर की रिसर्च करने में जो है वो इंटरेस्टेड हैं, तो उनको गाइड करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली वन व्हेन। ये रिसर्च प्रॉब्लम तभी फिजिबल होगी, कब फिजिबल होगी, इट हैज यूटिलिटी एंड रेलिवेंस, इट इज रिसर्चेबल, इट इज न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है ना वो तभी फिजिबल होगी जब आपके पास जो है सही मायने में उसकी रेलिवेंसी है, उसके बाद जो है वो रिसर्चेबल है, उसको आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है कुछ एडिशन कर रहे हैं नॉलेज में जो ऑलरेडी अवेलेबल है। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव, तो इसका जो है ऑल ऑफ द अबव जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट। जहाँ पे कौन सी ऐसी स्टडी है जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो अटेम्प्ट करते हैं इफेक्ट को ट्रेस करने की, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है सर्वे रिसर्च, बी आ गया आपको समेटिव रिसर्च, सी आ गया हिस्टोरिकल रिसर्च, और डी आ गया एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च। अगर आपने हमारी रिसर्च की प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्योंकि ये जो है वो इफेक्ट होने के बाद जो है उसको इन्वेस्टिगेट करती है। जैसे कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी कार का या किसी बाइक का, तो वो एक्सीडेंट हो चुका है, उसके बाद उसके इफेक्ट के बारे में जो है वो रिसर्च करती है आपकी एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। वो कौन सी टेक्निक है आप जनरली यूज करते हैं जब पॉपुलेशन जो है वो आपकी फाइनाइट होती है। मतलब सिंपल वर्ड्स में कि मतलब पता है आपको, ठीक है। एरिया सैम्पलिंग टेक्निक, पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक, या नन ऑफ द अबव। तो आपकी जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक। ओह सॉरी, पर्पसिव नहीं, सॉरी सिस्टमेटिक, ऑप्शन नंबर सी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक। याद रखिएगा जब फाइनाइट की बात आए, जब पॉपुलेशन को आप फाइनाइट टेक्निक जो है वो फॉलो कर रहे हैं, जब तो हम जो है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। फाइनाइट का मतलब ये है कि जैसे आपके पास ना 100 लोग हैं, ठीक है। अब 100 लोग में आपने रैंडमली जो है वो 11 से शुरू कर दिया कि 11th नंबर पे जो है व्यक्ति, वहां से हम डाटा लेना जो है वो शुरू करेंगे। 1 से लेकर 10 तक जो है वो आपने निकाल दिया। तो उस चीज़ को बोलते हैं, ये उस चीज़ को बोलते हैं फाइनाइट, ठीक है। द व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट, तो आप जो है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है वो टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन से क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स है। मैसेजेस हैव मोर और लेस सम सेम मीनिंग फॉर द ऑडियंस। ये कुछ मैसेजेस हैं उसका सेम मतलब मोर और लेस जो है मीनिंग है ऑडियंस के लिए, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे आप, एब्स्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स, कोनोटेटिव, या डिनोटेटिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है कोनोटेटिव, वो बताता है इस चीज़ के बारे में, जहाँ पे आपके पास मैसेज होता है मोर सेम मीनिंग होता है ऑडियंस के पास, सिमिलर इम्प्लाइड मीनिंग्स और एसोसिएशन ऑफ द फॉर द ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, विच रीजन ऑफ अ ब्रेन
is involved in our ability to learn new information, particularly if it is verbal। कि वो कौन सा रीजन है ब्रेन का जो उस एबिलिटी, हमारी उस एबिलिटी, याद करने की एबिलिटी, मतलब जो नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो भी वर्बल कम्युनिकेशन के फॉर्म में, तो उसे रिटेन करने में या मतलब उस चीज़ को इन्वॉल्व करने में जो है वो मदद करता है। तो वो कौन सा है हमारा, सेरिब्रम, हिपोकैम्पस, पोन्स या थैलेमस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, हिपोकैम्पस। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द कम्युनिकेशन अमंग पर्सन्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स हु हैव नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इज कॉल्ड। कि जो कम्युनिकेशन हो रही है उन पर्सन के बीच में जिनके आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे आप, डायगोनल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन या अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब मैं अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात करूँ वो नीचे से ऊपर की ओर चलता है, ठीक है, लोअर लेवल से टॉप लेवल की ओर चलता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की बात करूँ तो वो आप जब खुद से बात करते हैं तो वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात करूँ वो सेम टू सेम, जो सेम लेवल के एम्प्लॉयज हैं वो आपस में बात करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं आप हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे बोला गया डिफरेंट लेवल वो हैव नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग। अब डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं हो रही लेकिन डिफरेंट लेवल है, तो वो आपका आ जाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल मतलब कि आप कहीं यहाँ पे ये ऐसे करके आप इसके साथ कम्युनिकेट करें, इसके साथ कम्युनिकेट करें, ये इसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है और उसके बाद जो एक और पर्सन है वो इनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है, तो डायगोनल कम्युनिकेशन जो है, एक डायगोनल जो है वो बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करो, इन कम्युनिकेशन फीडबैक रेफर्स टू। तो कम्युनिकेशन में फीडबैक का मतलब क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा फीडबैक फीडबैक। फीडबैक जो है वो किससे रिलेटेड है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसका मैं सीधा आंसर बताता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी, रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज। कि जो जिस व्यक्ति ने आपका मैसेज जो वो रिसीव किया है उसका रिस्पॉन्स कैसा है, तो वो फीडबैक होता है। अब आईसीटी से आपका क्वेश्चन, विच नॉन वोलेटाइल मेमोरी कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम इलेक्ट्रिकली। कि वो कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, याद रखिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो इरेज भी हो रही है और उसके बाद जो है रीप्रोग्राम भी हो रही है, तो वो है आपका रोम या रैम या फ्लैश मेमोरी या कैचे मेमोरी। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्लैश मेमोरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है। क्या फुल फॉर्म है HTML की, हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट एंड लिंक्स मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटा एंट्री डिवाइस। कौन सा डाटा की एंट्री करने का डिवाइस नहीं है। क्या वो स्कैनर है, क्या वो कीबोर्ड है, क्या वो मॉनिटर है, क्या वो माउस है। अब देखिए जो स्कैनर होता है वहां से स्कैन करके जो है आप एंट्री कर रहे हैं डाटा की, तो ये तो नहीं होगा। कीबोर्ड की बात करूँ वहाँ पे टाइप करके जो वो आप डाटा जो है वो ऐड कर रहे हो, तो ये भी नहीं होगा। माउस की बात करूँ तो माउस यूज़ होता है फाइल को एक जगह से, मतलब मदद करता है आपकी, तो ये भी आपका डेटा एंट्री का मीडियम है और इससे भी डाटा एंटर करते हो आप। बचा मॉनिटर, मॉनिटर जो है वो आपको आउटपुट दिखाता है, ठीक है, उसमें डायरेक्टली आप एंटर नहीं करते, वो आप कीबोर्ड माउस स्कैनर वगैरह का यूज़ करने के बाद जो डाटा आप उसमें ऐड करोगे वो शो करता है, तो मॉनिटर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल्स को सेंड करने में मदद करता है, FTP, SMTP, SNMP या HTTP। अब इनकी फुल फॉर्म्स भी आप याद रखिएगा। FTP का मतलब है फाइल्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल्स को ट्रांसफर करने में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, वो होता है आपका FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP की बात करूँ, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो जब वहाँ पे मेल की बात आ गई तो यही होगा SMTP। आपका आ जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये प्रोटोकॉल यूज होता है आपका ईमेल्स को सेंड करने में, SMTP। और HTTP की बात करूँ तो ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे आप हाइपर टेक्स्ट को जो है ट्रांसफर करने का ये है प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और SNMP MP जो है ऐसा सच कोई प्रोटोकॉल नहीं है।
द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ CD रोम, जो CD रोम है हमारी रीड ओनली मेमोरी, जो CD है हमारी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। पहले के टाइम में आती थी ना CDs ऐसे करके, तो वो CDs की कैपेसिटी कितनी है रोम से रिलेटेड है, जो रीड ओनली मेमोरी का काम करती है। 650 KB, 700 MB, 4.7 GB या 2 TB। आजकल बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि डीवीडी की कितनी कैपेसिटी है या सीडी की कितनी है, ये सारी चीज़ें तो ये ध्यान में रखिएगा आप। तो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीडी रोम इज आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 700 MB। अब आपका हायर एजुकेशन के क्वेश्चन आगे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज द accredited विद डाइवर्टिंग द अटेंशन ऑफ द यंग इंडियंस फ्रॉम वेस्टर्न एजुकेशन टू ओरिएंटल एजुकेशन। तो वो कौन सा ब्रिटिश रूलर था, ठीक है, जिसने डाइवर्ट किया था, क्या डाइवर्ट किया था, अटेंशन, जो भी हमारे यंग इंडियंस हैं उनका अटेंशन जो वो डाइवर्ट किया था वेस्टर्न एजुकेशन से ओरिएंटल एजुकेशन पे। तो वो कौन थे, मैकले थे या डलहौजी थे या एनी बेसेंट थे या फर्ग्यूसन थे। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट वो थे। तो ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हु डिस्क्राइब द एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854 एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। उस किसने डिस्क्राइब किया था कि जो एजुकेशन डिस्पैच हमारे 1854 में मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन है, इन हिज वर्क हिस्ट्री ऑफ मिशन इन इंडिया। तो वो जे रिचर्ड थे, MR परंजिपे थे या लॉर्ड एलन वोरो थे या सर चार्ल्स वुड थे। तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए, जे रिचर्ड। ऑप्शन नंबर जे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमने हायर एजुकेशन की अभी रिसेंटली जो है वो मैराथन अपलोड किया, अगर आपने वो देखी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इजीली दे पाएंगे, जे रिचर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स परटेन्स टू नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। अब वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग से रिलेट कर रही हैं, ठीक है। अब नॉन कन्वेंशनल लर्निंग और कन्वेंशनल लर्निंग से आप इतना ध्यान में रखिएगा, कन्वेंशनल लर्निंग जो है वो आपकी ट्रेडिशनल लर्निंग है और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग आपकी मॉडर्न लर्निंग है, ठीक है। मॉडर्न मॉडर्न लर्निंग है मतलब आज की लर्निंग है। ऑन कैंपस एजुकेशन विद फिक्स टाइम, तो ये नॉन कन्वेंशनल का पार्ट है, नहीं, ये तो हमारा कन्वेंशनल लर्निंग का पार्ट है, तो ये तो नहीं होगा। टीचर सेंट्रल लर्निंग, नहीं, ये भी हमारा कन्वेंशनल लर्निंग का पार्ट है, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग का नहीं है। रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलर अटेंडेंस, नहीं, अब इसमें भी हमें रेगुलर अटेंडेंस की जरूरत नहीं होती, वो हमें कन्वेंशनल लर्निंग में होती है, नॉन में नहीं होती, तो ये भी नहीं है। और मॉडर्न में क्या है, नो फिक्स्ड करिकुलम, तो फिक्स्ड करिकुलम नहीं है, तो ये जो है वो है आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक नॉन कन्वेंशनल लर्निंग का, मतलब मॉडर्न लर्निंग का, जहाँ पे कोई फिक्स्ड जो है वो करिकुलम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इन 1948। 1948 में कौन था चेयरमैन एजुकेशन कमीशन का, डॉक्टर DS कोठारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपने हमारी हायर एजुकेशन की जो है कंप्लीट मैराथन देखी है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो एग्जाम में जाने से पहले जो है वो पूरी मैराथन जो है वो देख लें। अब आपका आ गया पीपल एंड एनवायरनमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज हाई कंपेयर टू कोस्टल एरियाज। कि मतलब एनुअल रेंज क्या है टेम्परेचर की, वो मतलब जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे उसके कंपैरिजन में कोस्टल एरियाज में हाई क्यों रहता है कॉन्टिनेंट्स में एज कम्पेयर टू कोस्टल एरियाज में, ठीक है। तो व्हाट आर द रीजन क्या क्या है उस चीज़ के। तो पहला ये है ऑप्शन आपका, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, वी वेरिएशंस इन एलिट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, या प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, या हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू कोस्टल रीजन। जो सही आंसर है वो है आपका कोड में ऑप्शन नंबर ए ओनली, सिर्फ इसका ए जो है वही सही है, बाकी बी एंड सी ओनली, या सी में ए बी सी एंड डी, या डी का ए एंड बी, इनमें नहीं है, ए ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड। वो कौन सा पार्ट है इंडिया का जहाँ पे ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स जो है वो सिचुएटेड है, पंजाब है, केरला है, मध्य प्रदेश है या राजस्थान है, तो कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर बी, केरला। ये ध्यान में रखिएगा।
आगे हमारे पास असर्शन और रीज़न है। असर्शन है हमारी, इन अर्बन एरियाज स्मोक एपिसोड्स अकर फ्रिक्वेंटली इन विंटर्स। कि अर्बन एरियाज में है जो हमारी स्मोक होती है वो स्मोक के एपिसोड जो है वो कॉन्टिन्यूटी में मतलब फ्रिक्वेंटली जो है वो होते रहते हैं विंटर्स में। और रीज़न दिया है उसका कि इन विंटर्स अ लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न्ड बाय पीपल फॉर हीटिंग पर्पसेस और टू कीप देमसेल्व्स वार्म। क्योंकि जो है कि सर्दियों में लोगों के द्वारा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत मात्रा में बायोमास को मतलब जलाया जाता है और अपने आप को गर्म रखने के लिए मतलब आग वगैरह जलाते हैं ज़्यादा। तो जो है उसके कारण जो है स्मोक एपिसोड जो है वो अकर होते हैं विंटर्स में। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है कि कौन सा है इसमें, बोथ ए एंड आर assertion एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या बोथ ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, या बोथ ए एंड आर फॉल्स, या बोथ एंड ए आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपको क्या लगता है? यहाँ पे आपको बहुत बार अगर आप प्रेपरेशन करें तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बिकॉज लगा के जो है पहले आप देखेंगे ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं या नहीं, उसके बाद देखेंगे बिकॉज लगा के कि ये आपस में रिलेशन बना रही हैं या नहीं। तो इन अर्बन एरिया स्मोक एपिसोड्स अकर फ्रिक्वेंटली इन विंटर्स, बिल्कुल ऐसा होता है। और असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। और रीजन की बात करूँ, इन विंटर्स अ लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न्ड बाय पीपल फॉर हीटिंग पर्पसेस और टू कीप देमसेल्फ वार्म, बिल्कुल ऐसा होता है। तो इन अर्बन एरियाज़ की बात की हुई है यहाँ पे, स्मोक जो है यहाँ पे अर्बन एरियाज़ की बात की है। और यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है बायोमास को बर्न करते हैं अपने हीटिंग पर्पसेस के लिए। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू हैं, बट जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज द मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज। रेस्पिरेटरी डिसीज जो होता है वो होता है आपका सांस लेने में जब दिक्कत आती है, जैसे खांसी हो जाए या कफ हो जाए, तो उस चीज़ को बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिसीज। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका मेजर कारण क्या है वो बताना है आपने। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं, या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, या सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स हैं। तो जो मेजर कारण है ना ऐसे जो रेस्पिरेटरी डिसीज होते हैं उसका मेजर कारण जो है वो है आपका सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, बिल्कुल वो है इसका मेन रीजन। तो सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स जो है वो है मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज। तो ध्यान में रखिए। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपका 7 जून को पेपर है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको ऐसी ही एमसीक्यू सीरीज या मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर जो है मतलब वैसा हम डिज़ाइन करें और आपके लिए लेके आएँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो भी चाहिए, अगर कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में भी आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो वो प्रोवाइड करें। और इसके अलावा जो है अगर आप अपकमिंग यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इसके अलावा किसी और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे साथ इंस्टाग्राम टेलीग्राम में जुड़ के जो आप हमें बता सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आप जिस हिसाब का कंटेंट चाहिए होगा आपको, उस हिसाब का कंटेंट जो है हम आपको लिए जो है वो प्रोवाइड करवाएं। थैंक यू, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट